स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। स्टोरी जैम में आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रसिद्ध गुजराती लेखक आबिद सुरती की कहानी। इस कहानी का शीर्षक है अनाड़ी नंबर 1। दे म पांडे पत्रकार था। अपने पेशे में दक्ष था, प्रामाणिक था, निश्छल था। इस पर तुर्रा ये कि उसके आदर्श भी ऊंचे थे। इस ऊंचाई को आलंकारिक भाषा में आकाश तक ऊंची कह सकते हैं। उसके आदर्शों की यही ऊंचाई उसके जीवन में कदम कदम पर बाधा बनती आई थी। पत्रकार दे म पांडे आखिरी 7 महीनों से बेकार था। नई नौकरी के लिए उसने कई अखबारों में अर्जियां डाली थीं। अब तक उनका कोई नतीजा नहीं निकला था। उसे उम्मीद थी देर सबेर एक नौकरी उसे अवश्य मिलेगी। उम्मीद के इसी तिनके के सहारे वो छुटपुट कामों पर टिका हुआ था। उसके साथ उसका परिवार भी घिसटता आ रहा था। भारी कड़के के दिन थे। यही पीड़ा क्या कम थी कि उसे एक धक्का और लगा। वो था गुजरात के कंडला बंदरगाह पर से गुजरे तूफान का। निरंतर 3 दिनों तक उसने ये कहर टीवी पर देखा था। हफ्ते भर तक पत्र पत्रिकाओं में खबरें पढ़ी थीं। उसका रोआ रोआ कलप उठा था। पत्रकार दे म पांडे की कहानी, पत्रकार दे म पांडे की जबानी। सैकड़ों इंसानों को समंदर लील गया और मैं अपनी बूढ़ी माँ के जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए घुट घुट कर मरा जा रहा हूँ। हजारों लोग घर से बेघर हो गए और मैं अपने बीवी बच्चों की उदास सूरतें देखकर छीज रहा हूँ। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। मन ही मन मैंने निश्चय किया, दुर्घटनाग्रस्त लोगों की पीड़ा को मैं उजागर करूंगा। मैं अपने लहू में कलम डुबोकर एक ऐसी कहानी लिखूंगा जिसे पढ़कर पाठकों की बोटी बोटी फड़क उठे। उन भूखे नंगे यतीमों की ऐसी तस्वीर खींचूंगा कि पढ़ने वालों का कलेजा मुंह को आ जाए। इससे क्या फर्क पड़ेगा पांडे जी? मेरे विचार जानकर एक मित्र ने प्रश्न किया। मुझे ताज्जुब हुआ। क्या मतलब? आप पत्रकारों ने सिर्फ कलम चलाना सीखा है, यह उसका उत्तर था। नेताओं के भाषणों की तरह आप लोगों की कलमों ने अखबारों के कई पन्ने बिगाड़े हैं, लेकिन उससे एक भी भूखे को रोटी नहीं मिली, नंगे को कपड़ा नहीं मिला। आजादी के 50 साल बाद इस देश के अनगिनत लोग आज भी बेघर हैं, बल्कि उनमें लाखों नए लोगों का शुमार हुआ है। मित्र की टिप्पणी सही थी। कहानियां और भाषणों से किसका भला हुआ है? किसके पेट की आग बुझी है? मेरी एक अदद कहानी से कंडला के हजारों बेघर लोगों का क्या खाक भला होगा? मैंने नया निश्चय किया। वो बेबस बेघर महिलाएं, 1 जून रोटी के लिए बिलबिलाते वो बच्चे, उन मुफलिसों की खातिर संभव हो उतने रुपए इकट्ठा करने की मैंने ठान ली। अधिक सोचने की मुझे जरूरत नहीं थी। हुतात्मा चौक में मैं खड़ा था। सामने के मकान में अंतरराष्ट्रीय कंपनी का शानदार दफ्तर था। उसका मालिक किसी सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल के साथ फ्रांस गया था। तब मैंने उसका साक्षात्कार तस्वीर के साथ एक सांध्य दैनिक में प्रकाशित किया था। उस समय मुस्कुराते हुए उसने कहा था, पांडे जी कभी सेवा का मौका हमें भी दें। इससे बढ़िया अवसर फिर हाथ नहीं आने वाला था। लिफ्ट धीमे धीमे ऊपर जा रही थी। मन ही मन में हिसाब जोड़ रहा था। शाम तक मैं कम से कम 10 उद्योगपतियों से मिलूंगा, 10,000 रुपए नगद उगाऊंगा। उन 10,000 रुपयों से 1,000 बेघरों को 1 जून की रोटी मिलेगी और इस नन्ही सी जान को आत्मसंतोष। पल भर के लिए मुझे अपने परिवार के 10 भूखे चेहरे याद आए और 10वीं मंजिल आने पर लिफ्ट रुकी। मैं बाहर निकलकर दाहिनी ओर मुड़ गया। हेलो पांडे जी। घुमंतू कुर्सी पर से खड़े होते हुए सेठ रुस्तम जी
वर्किंग बॉक्स वाला ने मेरा स्वागत किया। तशरीफ रखिए। आज अरसे बाद हमारी याद कैसे आई? उत्तर में मधुर मुस्कान बिखेर कर मैं उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बीच में 3 टेलीफोनों से सजी मेज थी। उन्होंने अपनी घुमंतू कुर्सी में स्थान लिया। अभी मैं खामोश था, अपने विचार पेश करने के लिए सही शब्द ढूंढ रहा था। कोई खास काम है? अधीर होकर उन्होंने फिर पूछा। जी हां, एक बारगी कहकर मैं असली बात पर आ गया। कंडला के बेघर लोगों के लिए मैंने चंदा इकट्ठा करने का फैसला किया है। आपसे शुभ शुरुआत कर रहा हूं। अपनी पीठ पुष्ट पर टिकाते हुए उन्होंने सिगार जलाई। कितने रुपयों की उम्मीद रखते हैं आप? जितने भी आप दे सके। चेहरा उठाकर वो धुएं के छल्ले छोड़ने लगे। छोटे छोटे छल्ले धीरे धीरे छत तक जाकर बिखर जाते थे। कुछ देर बाद उन्होंने पुनः मेरी ओर देखा, फिर बुदबुदाए। कम से कम 10,000 तो हमें लिखवाने चाहिए। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। शाम तक मैंने 10,000 रुपयों की थैली इकट्ठा करने की आशा रखी थी। पहले ही हाथ 10,000 का लगेगा, इसकी मुझे कल्पना भला कैसे हो सकती है? इब्तिदा करने के लिए 10,000 और 1 का आंकड़ा शुभ है, मैंने जता दिया। हमारा बस चले तो हम 50,000 एक लिखवा दें। ये कहते हुए उनका स्वर थोड़ा दब गया। धुएं के छल्ले थोड़े पतले हो गए। लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम है, हमें अपने पार्टनर से इजाजत लेनी पड़ेगी। यानी मूल राशि 10,000 भी खतरे में। आप फोन पर इजाजत नहीं ले सकते? मेरा उत्साह भी ढीला पड़ने लगा। वो अभी अभी घर आए हैं। एक गहरा कश लेकर उन्होंने सिगार राखदान पर रख दी। आप एक काम कीजिए पांडे जी, यहां से सीधा उनके फ्लैट पर पहुंच जाइए। फिर हमारी ओर से उन्हें अनुरोध करना, उम्मीद है आपका काम बन जाएगा। यहां अब समय गंवाने का कोई मतलब नहीं था। सेठ वर्किंग बॉक्स वाला से पता लेकर उनका आभार माना और मरीन ड्राइव पर सेठ टॉकिंग बॉक्स वाला के निवास पर आ पहुंचा। 8 बेडरूम वाले शानदार फ्लैट के शानदार बैठक कक्ष के नर्म सोफों पर मैंने स्थान लिया। चंद मिनटों की प्रतीक्षा के बाद सेठ टॉकिंग बॉक्स वाला अपना गंभीर चेहरा लिए मेरे सामने उपस्थित हुए। मैंने अपना संक्षेप में परिचय दिया और संक्षेप में ही आगमन का कारण बताया। उनका चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया। काफी देर तक वो गुमसुम बैठकर सोचते रहे। फिर बोले, इस द्वार से कोई मायूस लौट जाए ये मैं पसंद नहीं करता। मैं आपको एक सिफारिशी पत्र दूंगा। थोड़ा सोचकर उन्होंने आगे कहा, उस पते पर जाकर आप गुजारिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको अधिक नहीं तो कम से कम 50,000 का चेक मिल जाएगा। सेठ टॉकिंग बॉक्स वाला ने 2 वाक्य लिख दस्तखत किए और एक पत्र लिफाफे में डाल मेरे हाथ में थमाया तो मेरी बाँछें खिल गईं। सिफारिशी पत्र मिस सनाया सहगल के नाम था। वो कोई और नहीं, हिंदी फिल्मों की हीरोइन नंबर 1 थी। पिछले साल उसने एक के बाद एक 5 जुबली फिल्में दी थी। अनगिनत युवक उस पर तहे दिल से मरते थे। कॉलेज की युवतियां उसकी हर अदा की नकल करने में गौरव अनुभव करती थीं। सेठ वर्किंग बॉक्स वाला के पार्टनर सेठ टॉकिंग बॉक्स वाला ने मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हुए पहली बार मुस्कुराकर बताया, मैडम सनाया से कहना जितने रुपये वो लिखवाएंगी उससे मेरा 1 रुपया ज्यादा होगा। मिस सनाया के पाली हिल के बंगले के सदर दरवाजे पर मैं आया तो बंदूकधारी 2 गुरखों ने मुझे रोका। मैंने लिफाफा दिखाते हुए अपना आई कार्ड भी पेश किया। मेरे लिए सदर दरवाज़ा खुल गया। मैं आगे बढ़ा। मेरे और बंगले के बीच क्रिकेट पिच के बराबर हरियाला लॉन था जो रंग बिरंगे फूलों के छोटे छोटे पौधों की कतार से घिरा था। लॉन के मध्य में एक स्विमिंग पूल था।
पूल के किनारे और सप्तरंगी धारियों वाले एक छाते तले बेंत की कुर्सी डाल काले चश्मे में मिस सनाया सहगल बिकनी पहने बैठी थी। हाथ में ऑरेंज जूस का ग्लास था। उसकी बगल में उसका सेक्रेटरी डायरी के साथ खड़ा था और किसी शूटिंग की डेट के बारे में फुसफुसाहट हो रही थी। दोनों के आगे अदब से खड़े होकर मैंने मैडम के हाथों में सिफारिशी पत्र रखा। उसने आंखों से काला चश्मा हटाया तो संक्षेप में अपनी योजना भी बताई। अब मैं चाहता था कि भूखों को केवल रोटी ही नहीं, बीमारों को दवाइयां भी मिले। मिस सनाया सहगल की झील सी आंखें कभी सिफारिशी पत्र पर ठहरती तो कभी मेरे चेहरे पर। सेक्रेटरी मौन खड़ा था। दूब का मुलायम कालीन मेरे पांवों तले था। जी चाहा उस पर थोड़ा लोट लूं, मगर साहस नहीं हुआ। पांडे जी, आखिरकार मिस सनाया ने कहा, मैं जानती हूं आपका इरादा नेक है, मगर इक्के दुक्के लोगों की सहायता से इतने भारी संकट का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तब उसने ऑरेंज जूस का खाली ग्लास तिपाई पर रखते हुए आगे कहा, मेरा एक सुझाव है। उस पर अमल करने से आप 1 करोड़ से ज्यादा ही रुपए इकट्ठा करने में सफल हो जाएंगे। सच? उसने उपाय समझाया। अगले महीने हम एक कॉकटेल पार्टी रखेंगे। किस लिए? बेघर लोगों के लिए। लेकिन मैडम, मैंने काठ के उल्लू की तरह टोका, बेघरों को कॉकटेल से क्या मतलब? इडियट। ये शब्द वो मन में अवश्य ही बोली होंगी। फिर कहा, कॉकटेल पार्टी में शहर के नामी गिरामी सभी लोग आएंगे। उनमें उद्योगपति भी होंगे और सुपरस्टार्स भी, घोड़ों के मालिक होंगे और बिल्डर्स भी, नगर सेवक होंगे और केंद्र के नेता भी। उन सब से मैं खुद हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी। हर एक से कम 1 लाख रुपए उगलवाऊंगी। अब कहिए पांडे जी, आपकी क्या राय है? अद्भुत, अद्भुत, मैं एक ही शब्द कह पाया। 10,000 की मेरी कल्पित थैली का वजन काफी बढ़ने वाला था। आंकड़ा करोड़ पार करने वाला था। मेरा चेहरा लॉटरी टिकट के विजेता की भांति दम दप होने लगा। मिस सनाया सहगल युवा थी, छरहरी थी, नैन के तीर चलाने में माहिर थी। दिल से दिल तक राह बनाकर पुरुषों की जेब में डुबकी लगाना उसे अपनी मां से विरासत में मिला था। वो स्वयं अपने गुनगुने स्वर में कॉकटेल पार्टी में उपस्थित आमंत्रित मेहमानों को सहायता के लिए ललकारने वाली थी। किसमें जुर्रत थी कि वो उसके शब्दों को नकारे? कॉकटेल पार्टी की तैयारी में मुझे भी एक अहम भूमिका निभानी थी। इसके प्रचार की सारी जिम्मेदारी मिस सनाया सहगल ने मुझे सौंप दी। दूसरे ही रोज से मैंने धुआंधार प्रचार शुरू किया। मुंबई शहर के लगभग सभी छोटे बड़े अखबारों में खबरें छपीं। बॉलीवुड की पत्रिकाओं में मैडम की रंगीन तस्वीरों के साथ लेख भी छापे गए। यही नहीं, टीवी चैनलों ने भी इस नेक काम में भरपूर सहयोग दिया। आखिरकार कॉकटेल पार्टी की शाम आ पहुंची। सूरज ढलने से पहले मैं बंगले पर पहुंच गया। मैडम प्रसन्न थी। उसका सचिव भी खुश था। उसने नाम और तस्वीरों के साथ छपी सारी खबरों की एक एल्बम बनाकर मैडम को पेश की थी। इस समूचे प्रचार की बागडोर संभालने के लिए मैडम ने मेरा आभार माना। सूर्यास्त कब का हो चुका था। पूल साइड दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार था। नन्हे नन्हे रंगीन बल्बों की रोशनी से पेड़ पौधों को सजाया गया था। एक के बाद एक मेहमान आ रहे थे। थोड़े अरबपति जो मुझसे पहले आकर मैडम के दीवान खाने में शराब पी रहे थे, पूल साइड पर पधारे और पीना आगे बढ़ाया। माहौल में मंद मंद संगीत गूंज रहा था। श्वेत पोशाक में जच रहे बैरा साकी बने हुए थे। एक बैरा भरी हुई विस्की की बोतल और खाली गिलासों की ट्रे के साथ मेरी सेवा में उपस्थित हुआ। उसके पीछे एक और बैरा था। उसकी ट्रे में चिकन कबाब और मटन समोसे थे। मैंने कबाब की ओर हाथ बढ़ाया और मुझे बीवी बच्चों की पलटन याद आ गई।
पोपले मुंह वाली बूढ़ी माँ का चेहरा आंखों में तैरने लगा। वो सब आज भी चाय पाव खाकर सो गए होंगे। मैंने किसी भी चीज को न छुआ, अतः दोनों बैरा मेरे आगे से खिसक गए। रात बढ़ती जा रही थी। भिनभिनाहट शोर में तब्दील होती जा रही थी। भीड़ का एक हिस्सा मस्ती में आकर गा रहा था, सनाया ओ सनाया तुझे किस रब ने बनाया। मगर अब तक किसी ने कंडला के तूफान या बेघरों के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा था। मेरा धीरज का पल्ला छूटने ही वाला था कि मैडम सनाया सहगल ने 2 शब्द कहने की शुरुआत की। शोर डूबने लगा। वो बोल रही थी। काजल कारे उसके नयन बोल रहे थे। बिना बाहों की उसकी चोली बोल रही थी। गले में जगमगा रही मोतियों की मालाएं बोल रही थीं। अनमोल साड़ी में बुने चांदी के तार बोल रहे थे। हाथ में अदा से धरा हुआ जाम बोल रहा था। इस समय हजारों बेघर भूखे प्यासे लोग बिलख रहे होंगे। सैकड़ों बच्चों ने खाली पेट दम तोड़ दिया होगा। कई बदकिस्मत कॉलरा और टाइफॉइड की चपेट में आ गए होंगे। वे सब हमारी ही तरह इंसान हैं। उन्हें जीने का उतना ही अधिकार है जितना हम आपको है। तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। भाषण वास्तव में धुआंधार था। जिस किसी डायलॉग राइटर ने लिखा था काबिले तारीफ था। मैडम ने भी जिस नाटकीय शैली में संवाद बोले थे वो प्रभावशाली था। एक एक शब्द मानो उसके दिल की तह को छूकर उभरा था। मेरा अपना हिया भी पसीज गया था। अफसोस कि मेरी जेब में वापस जाने के लिए बस के किराए के अलावा 1 पैसा भी अधिक नहीं था कि मैं चंदे में दे सकूं। तालियों की आवाज थमी कि मैडम तुरंत मूल विषय पर आई। उसने अपनी ओर से 50,000 और 1 की रकम घोषित की। थोड़े अंतर पर बैठे एक मारवाड़ी सज्जन ने ऊंची आवाज में लाख लिखवाए। तीसरी ओर से 1.5 लाख का आंकड़ा सुनाई दिया। बोलियां बोली जा रही थी, जैसे बढ़ चढ़कर चंदा लिखवाने की होड़ लगी थी। मन ही मन में जोड़ मिलाता गया। आखिरी सज्जन जो फिल्म निर्माता थे, उन्होंने 15 लाख देने की घोषणा की और ग्रैंड टोटल 1 करोड़ को पार कर गया। कहीं रात के 2 के डंके बजे। मैंने देखा नशे में चूर होकर स्त्री पुरुष एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोई ठहाके पर ठहाका लगा रहा था तो कोई कुर्सियों के नीचे लुढ़क गया था। मैं सोच रहा था, करोड़ रुपए के चेक मेरे हाथ में कब आएंगे, कैसे आएंगे। दूसरे रोज मैं मैडम सनाया के बंगले पर पहुंचा तो वो शूटिंग पर गई थी। तीसरे रोज मैं देर शाम में गया तो पता चला हफ्ते भर के लिए आउटडोर गई हैं। पूरा 1 माह मैंने चक्कर काटे और एक रविवार को मैडम से मुलाकात हो ही गई। आप? जी मैं। थोड़ी देर पसुपेश में रहकर उसने पूछा, सबसे चेक इकट्ठे किए? वो तो आपके सचिव का काम था। उसे एक धक्का और लगा। पांडे जी, वो बोली, ये कहते हुए मुझे अफसोस होता है कि आप अनाड़ी नंबर 1 हैं। जी? अपने 50,000 लगाकर मैंने कॉकटेल पार्टी आयोजित की। उसकी नए टेलीफोन की घंटी सी मधुर आवाज कर्णकटु हो गई। जिन नामवरों के एक एक पल कीमती होते हैं उन्हें यहां इकट्ठा किया और आप उम्मीद करते हैं कि चंदा इकट्ठा करने के लिए हम दर दर की ठोकरें भी खाएं? क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि उन लोगों के दफ्तर पहुंचकर दूसरे ही रोज चेक? लेकिन मैंने टोका, मेरे पास पते नहीं थे। वो मेरे सचिव से मांग लिए होते। खैर, मैंने संयम में रहते हुए कहा, अभी देर नहीं हुई है, कल से मैं चेक वसूली का काम शुरू कर दूंगा। सचिव से पते लेकर दूसरे दिन मैं सबसे पहले उस मारवाड़ी सज्जन के घर पहुंचा जिन्होंने मैडम की घोषणा के तुरंत बाद लाख रुपए लिखवाए थे। मेरी सूरत देखते ही वो समझ गए कि मैं चंदा उगाहने के लिए आया हूं। आपका नाम पांडे जी है, सही? मैं कुछ कहूं इससे पहले ही वो बोले। मैंने सिर हिलाकर संकेत में हां कहा। गौर से मेरा फटे हाल हुलिया देखते हुए वो कह रहे थे, शायद आपको पता नहीं होगा, संझा एक्सप्रेस
शाम के अखबार का मैं मालिक हूं और नौकरी के लिए आपने हमारे यहां अर्जी डाली है। जी जी हाँ। मेरे होंठ खुल गए। कल से काम पर आ जाना। जी कहते हुए मेरे होंठ सिल भी गए। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।